हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है जयदीप आमेटा और आज हम बात करने वाले हैं आरसी सर्किट्स के पार्ट 2 की। अभी हम शुरुआत करते हैं एक क्वेश्चन से जो आपने अभी तक पढ़ा था आरसी सर्किट के बारे में, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। देन हम चलेंगे आगे इस बात पे कि अगर एक ऑलरेडी चार्ज कैपेसिटर को आप एक बैटरी से कनेक्ट करें एक रेजिस्टेंस के थ्रू, तो उसकी चार्जिंग कैसे होगी। ठीक है, तो चलिए पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, पढ़िए जल्दी से। पूछा है आपसे करंट फ्लोइंग थ्रू द कैपेसिटर ब्रांच। ओके, इस कैपेसिटर ब्रांच से आपसे करंट पूछा गया इनिशियली एंड फाइनली। एंड व्हाट इज मीन बाय इनिशियली एंड फाइनली? स्विच आपको यहाँ दे रखा है, तो जब स्विच क्लोज करेंगे t इक्वल टू 0 पे, तो वो होगा इनिशियल। और फाइनल जब एक लंबा टाइम बीत जाएगा, एक स्टेडी स्टेट जब आ जाएगी, तो आपसे पूछा गया बताइए इन दोनों सिचुएशन में करंट कितना होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जल्दी से। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि कैपेसिटर को जब आप एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे, कैपेसिटर अनचार्ज है, तो क्या होगा, क्या वो मैक्सिमम करंट लेना चाहेगा। ये हमने बात करी थी कि आप ऐसा इसको समझ सकते हैं, एक कैपेसिटर जब अनचार्ज है तो भूखा बैठा हुआ है, बिल्कुल है ना, खाने के लिए भूखा है वो बिल्कुल। तो जैसे आप इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे, वो तुरंत सारा का सारा खाना खाना चाहेगा, मतलब वो मैक्सिमम करंट अपने थ्रू पास कराना चाहेगा। और जब ऐसा होगा तो क्या वो बिहेव करेगा एज अ शॉर्ट सर्किट? यस। अच्छा सोचो कि इनफाइनाइट टाइम बाद वो लगातार खाना खा रहा है, अब उसका पेट भर गया है, मतलब वो पूरी तरीके से चार्ज हो चुका है। और जब वो चार्ज हो चुका, तो क्या अब वो और खाना खाना चाहेगा? नहीं, मतलब वो और करंट नहीं लेगा, और करंट अगर नहीं लेगा इसका मतलब वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो आप इसे इस तरीके से याद रख सकते हैं, तब अपने लिए सॉल्व करना बड़ा आसान हो गया। पहले अपन देखते हैं इनिशियली। इनिशियली मतलब कैपेसिटर कैसा बिहेव करना चाहिए, एज अ शॉर्ट सर्किट, सारा करंट ये लेना चाहेगा। तो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, तो हमने यहाँ पे जो डायग्राम बनाया है इसमें कैपेसिटर की जगह एक सिंगल वायर बना दिया है। अब ये बहुत आसान सा सर्किट है आपके सामने। इस सर्किट में आपको इस ब्रांच से करंट निकालनी है, क्योंकि ये कैपेसिटर वाली ब्रांच है। तो चलिए जल्दी से सॉल्व करते हैं। 2 and 2 इन पैरेलल मिलके बनाएंगे 1, 1 with 4 इन सीरीज बनाएगा 5। ठीक है, 2 in parallel with 2 and then this is in series with 4। कितना मिल गया टोटल मिलके 5 ohms। तो टोटल करंट जो इसमें जाएगी, वो टोटल करंट जाएगी I इक्वल टू 10/5 मतलब 2 एम्पियर्स। तो यहाँ से जो करंट चली वो चली 2 एम्पियर्स। अब सोचो कि ये 2 एम्पियर करंट जो जा रही है आगे 2 ओम एंड 2 ओम दोनों पैरेलल में है, इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगी। और क्योंकि रेजिस्टेंस इक्वल है तो करंट भी इसमें इक्वल जाएगी, मतलब 1 एम्पियर यहाँ पे और 1 एम्पियर यहाँ पे। तो बस आपका आंसर आ गया कि इनिशियल इसमें करंट कितनी जाएगी, 1 एम्पियर। दिस इज योर इनिशियल आंसर। फाइनल आंसर आपसे पूछा गया कि फाइनली मतलब स्टेडी स्टेट पे आपसे पूछा गया, तो हमने क्या बोला, स्टेडी स्टेट पे अब ये पूरा चार्ज हो चुका है, अब और चार्ज नहीं लेना चाहेगा, मतलब ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, इससे कोई करंट नहीं जाएगी। सीधा सीधा आंसर आपके पास है। फाइनली इस कैपेसिटर ब्रांच से करंट कितनी है, 0 है। ये आपका आंसर है। और अगर आपको पूरे सर्किट में करंट पूछा गया होता, तो सर्किट में भी करंट हम बता सकते थे कितना होता। तो इस बार इस 2 ओम का तो भी नहीं है क्योंकि तो ओपन है। जो भी बचा ये 4 ओम और ये 2 ओम, 6 ओम बना। तो अगर टोटल करंट की बात की जाए तो वो आएगा 10/6 विच इज 5/3 एम्पियर। क्लियर है बात? ये हो जाएगी टोटल करंट। कैपेसिटर ब्रांच से करंट, अपना आंसर आ चुका है ऑलरेडी 0। फिर आपसे पूछा गया होता कि सर्किट में करंट कितना है, तो लिखते 5/3 एम्पियर। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने पास है चार्जिंग ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर। भाई एक कैपेसिटर आपने लिया, उसको आपने एक बैटरी से कनेक्ट किया और उसको चार्ज किया। ठीक है, अब उसको आपने बैटरी से हटा दिया। लेट्स से उस पर अभी चार्ज आ गया Q0। ठीक है, कितना चार्ज आ गया, Q0। तो यही हमने यहाँ लिखा हुआ है, a charged capacitor is connected to a resistance in the battery that initial
at t equal to 0, charge on capacitor is Q naught before it is connected to a source of EMF E. मतलब आपने क्या किया कि एक कैपेसिटर अलग से लिया था, उसको आपने चार्ज किया पहले, जब चार्ज कर दिया, फुल चार्ज हो गया, तो उस पर चार्ज आ गया अब Q नॉट के बराबर, ऐसा चार्ज उस पर आ गया। अब इस कैपेसिटर, चार्ज कैपेसिटर को उठा के आपने यहाँ कनेक्ट कर दिया इस जगह पे, कहाँ, एक आर रेजिस्टेंस है, एक ईएमएफ ई है, इसके साथ आपने उसको कनेक्ट कर दिया। अब ईएमएफ का काम क्या होता है? ईएमएफ का काम ये होता है कि वो जितना इसका पोटेंशियल डिफरेंस है उसके हिसाब से इस पे चार्ज लाने की कोशिश करेगा। तो इनिशियल चार्ज उसका जो रहा है वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू दिस ईएमएफ जो यहाँ पे कनेक्ट किया गया है, ठीक है। तो अब उसके हिसाब से अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। अब चीजें वही हैं जो हमने पहले सॉल्व की थी, बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। क्या करना है देखो, पहले मान लिया कि मान लीजिए किसी भी टाइम टी पे इस पे जो चार्ज है वो क्यू है, एट एनी टाइम टी इक्वल टू 0 पे कितना था, क्यू नॉट, इनिशियल चार्ज ये था, आप ऑलरेडी चार्ज करके लाए थे इसे। अब जब आपने इसको ईएमएफ से कनेक्ट कर दिया, इस बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो किसी भी टाइम टी पे लिस्ट से इस पे चार्ज है क्यू जो यहाँ पे आपको दिखा रखा है, और उस समय सर्किट में जो करंट चल रहा है वो चल रहा है आई, ठीक है। अब इन चीजों को यूज करते हुए अपन यहाँ पे फिर से केवीएल इक्वेशन लिखते हैं। तो केवीएल इक्वेशन क्या लिखूंगा, देखो यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ई के बराबर, तो ऊपर भी कितना होना चाहिए, ई के बराबर, और वो ई किसके बराबर होगा, तो यहाँ अपने को पता है इसमें आई आर का पोटेंशियल डिफरेंस होता है रेजिस्टेंस में, तो आई इंटू आर हो गया। अगर एक कैपेसिटर पे मुझे पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है तो Q इक्वल टू CV से लिखा जा सकता है, V इक्वल टू Q बाई C, और हमने मान रखा है कि Q इस पे अभी चार्ज है, C इसका कैपेसिटेंस है, तो यहाँ मैं लिखूंगा E इक्वल टू Q बाई C प्लस IR। केवीएल भी आप देख सकते हो, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो केवीएल लगा के देख लो। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, तो लिखूंगा E माइनस Q बाई C माइनस IR इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिला, E इक्वल टू Q बाई C प्लस IR, दोनों एक ही बात है। अब फिर से वही, I को क्या लिखना चाहिए अपने को, dQ बाई dt। क्यों? क्योंकि I जो करंट इसमें जा रहा है वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पे चार्ज किस तरीके से वेरी कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं I इक्वल टू dQ बाई dt। ये जैसे लिखा, सेम वेरिएबल सेम तरफ लाइए और इंटीग्रेट कीजिए। एक जैसे वेरिएबल आप एक तरफ ले आए तो dQ बाई CE माइनस Q, और इधर आ गया dt बाई RC, ये लिख सकते हैं। इधर से आप इसको लिखेंगे E माइनस क्यू बाई सी, एलसीएम लेंगे तो आएगा EC माइनस क्यू बाई सी, और ये यहाँ पे आएगा C माइनस क्यू बाई सी, इस तरफ चला गया, ठीक है। एलसीएम लेके आप इसको आराम से लिख सकते हैं। अब बात आती है लिमिट लगाने की। तो इनिशियल t इक्वल टू 0 पे जब आपने स्विच क्लोज किया था तो कैपेसिटर पे चार्ज कितना था, Q नॉट, कितना चार्ज था, Q नॉट। भाई पहले जब हमने शुरू में पढ़ा था ना चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, तब हमने चार्ज 0 माना था कि एक अनचार्ज कैपेसिटर को आप चार्ज कर रहे थे, तब यहाँ लिमिट आई थी 0। लेकिन अब क्योंकि चार्ज ऑलरेडी है कैपेसिटर पे, तो t इक्वल टू 0 पे Q नॉट। ऐसे ही किसी भी टाइम t पे चार्ज कितना है, Q, इस Q को हमें t के साथ एक रिलेशन फाइंड करना है, इसलिए अपर लिमिट लगेंगी दोनों वेरिएबल्स में। सॉल्व करते हैं, तो जैसे आप सॉल्व करेंगे यहाँ से आपको मिलेगा ln ऑफ C माइनस Q विद अ माइनस साइन, क्योंकि यहाँ पे माइनस कोफिशिएंट है Q का, और ये माइनस साइन जो है मैंने इस तरफ भेज दिया है, और इधर आपको मिला t बाई RC, RC कांस्टेंट था, dt का हो गया t। अब आपको लिमिट्स भी रखनी है इनमें। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक रखेंगे, Q नॉट से Q तक, और इधर रखेंगे आप 0 से t तक। जैसे आप इसमें लिमिट रखेंगे, मैं बता देता हूँ यहाँ पे Q नॉट से Q, इधर 0 से t में तो सेम बनने वाला है। अब जब आप लिमिट रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इस तरफ सॉल्व कर देते हैं एक बार। ln ऑफ CE माइनस Q डिवाइडेड बाय CE माइनस Q नॉट, ये आपको मिलने वाला है, पक्की बात, इक्वल टू माइनस t बाय RC। इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा e की पावर में माइनस t बाई RC, यहाँ से आपको मिलेगा CE माइनस Q बाय CE माइनस Q नॉट इक्वल टू e रेज़ टू पावर माइनस t बाय RC। ये पूरी चीज उधर मल्टीप्लाई हो जाएगी
Q अलग से आएगा उस तरफ। फाइनली हम इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं ऐसा, Q इक्वल टू Q नॉट e raised to power minus t by RC plus CE1 minus t by RC। अगर CE इसमें से कॉमन लिया जाए तो यहां से क्या मिल रहा है आपको, Q इक्वल टू CE, ये जो CE यहां से बना वो, माइनस e raised to power minus t by RC, इन दोनों जगह से कॉमन ले लिया आपने, तो बचा आपके पास अंदर CE माइनस Q नॉट। अब अगर ध्यान से देखें तो व्हाट इज CE, इस पूरे सर्किट में CE क्या होगा, क्या ये वही जो फाइनल चार्ज है वो होगा, जितनी बैटरी आपने लगाई, जो इसका कैपेसिटेंस था C, उसके हिसाब से इस पे फाइनल चार्ज आएगा Q इक्वल टू CE के बराबर। तो यस, इस पूरी इक्वेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं, C की जगह Q फाइनल, Q नॉट वाज इनिशियल चार्ज एंड RC इज टाउ। तो हमारा जो फाइनल इक्वेशन बनती है चार्जिंग ऑफ अ चार्ज्ड कैपेसिटर की, वो बनती है ऐसी, Q फाइनल माइनस Q इनिशियल e रेज़्ड टू पावर माइनस t बाय टाउ। मेरे बाद ये जो सॉल्व करना था ये आप खुद कर सकते हैं, आप देख लीजिए यहाँ पे बहुत आसान सा है, खाली आपको इधर उधर करनी है चीजें। माइनस Q नॉट e रेज़्ड टू पावर माइनस t बाय RC ऐसा हो जाएगा। आपको यहाँ से Q चाहिए, Q हो जाएगा CE माइनस Q नॉट e रेज़्ड टू पावर माइनस t बाय RC। ये यहाँ पे लिखा गया है, इस इक्वेशन में ये लिखा गया है, ठीक है। तो चलिए, ये कुछ याद नहीं रखनी है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, हमें ये प्रोसेस याद रखना है। प्रोसेस बहुत आसान था। क्या करना है, सबसे पहले केवीएल इक्वेशन लिखनी है। केवीएल इक्वेशन लिख के आपने सारे जो वोल्टेज डिफरेंस थे या पोटेंशियल डिफरेंस थे उनका रिलेशन लिख लिया। अब आपको आई की जगह dq बाई dt रखना है, वेरिएबल्स एक जैसे एक तरफ करने हैं और लिमिट्स का ध्यान रखना है, इनिशियल और फाइनल का। बस उसका इंटीग्रेट करके ये इक्वेशन आपको फाइंड करनी है। इक्वेशन याद नहीं करनी है ये वाली, फिर बता रहा हूँ आपको। क्लियर है बात? चलिए, अब अगर देखा जाए इनका कर्व, तो कर्व कैसा बनेगा, लेट्स से जो Q फाइनल है वो Q इनिशियल से ज्यादा होता, मतलब ऐसा कि आपने जो पहले कैपेसिटर को चार्ज किया वो लेट्स से 5 वोल्ट की बैटरी से किया, लेकिन जब बाद में आपने इस कैपेसिटर को इस सर्किट में कनेक्ट किया तो ये बैटरी थी 10 वोल्ट्स की। तो अब इस 10 वोल्ट्स के हिसाब से चार्ज इस पे ज्यादा आना चाहिए, और अगर ऐसा है तो चार्ज ऑलरेडी यहाँ था, जीरो नहीं था, कर्व जीरो से शुरू नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी इस पे चार्ज था, और चार्ज लगातार इंक्रीज हुआ। पर सोचो ऐसा होता कि आपने इसको ऑलरेडी 10 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया होता, तो इस पे 10 इंटू सी चार्ज होता। अब आपने इसको कनेक्ट कर दिया एक 5 वोल्ट की बैटरी के साथ, तो अब इस पे जो फाइनल चार्ज आएगा वो 5 इंटू सी आएगा, मतलब फाइनल चार्ज इज लेस देन इनिशियल चार्ज, तो मतलब चार्ज यहाँ पे कम हुआ है, और चार्ज कम हुआ तो कर्व बनेगा ऐसा। तो ध्यान रखिएगा कि एक्सपोनेंशियल कर्व ही बनते हैं इसमें हमेशा, चाहे कैपेसिटर ऑलरेडी चार्ज हो या अनचार्ज हो, चार्ज इंक्रीज हो रहा हो या डिक्रीज हो रहा हो, कर्व हमेशा एक्सपोनेंशियल ही बनने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो ये पूरा एक प्रोसेस था, उसको हमें एज इट इज समझना है और स्टेप्स ध्यान रखनी है कि कैसे इसे सॉल्व करना है, रिलेशन याद नहीं रखना है डायरेक्ट। अब आते हैं किसी सर्किट में अगर आपको सीधा सीधा टाइम कांस्टेंट पूछ लें, या पूछा जाए कि सर्किट में बताइए बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, अब आपको उसमें पूछा गया कि बताओ भाई इसका जो करंट है वो कैसे चेंज हो रहा है, या इसमें जो चार्ज है वो कैसे वेरी कर रहा है, तो अब कैसे सॉल्व करें इसे। भाई एक ही रेजिस्टेंस था अभी तक, तो हमने इसको आराम से सॉल्व कर लिया था, है ना। अभी तक देखिए, मैं बता रहा हूँ उधर, अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए थे उसमें सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगा होता था, ठीक है, एक कैपेसिटर एक रेजिस्टेंस, और अगर चार्जिंग की बात करें तो एक कैपेसिटर एक रेजिस्टेंस और एक बैटरी, ऐसी बातें होती थी। लेकिन सोचो अब एक कॉम्प्लेक्स सर्किट दे दिया जिसमें एक से ज्यादा रेजिस्टेंसेस हैं, एक से ज्यादा बैटरीज हैं, और कैपेसिटर आपको दे रखा है, तब पूछा गया कि बताइए अब इसमें चार्ज कैसे वेरी करेगा या चार्जिंग इसकी कैसे होगी, तो अब क्या किया जाए। तो यहाँ यूज आता है आपका थेवेनिन्स मेथड, जो हमने डीसी सर्किट की लास्ट क्लासेस में पढ़ा था, थेवेनिन्स मेथड, वही मेथड हम यहाँ फिर से यूज करने वाले हैं।
और याद है आपको थेवेनिन्स मेथड क्या करता था? थेवेनिन्स मेथड उस पूरे सर्किट को एक इक्विवेलेंट बैटरी से कन्वर्ट कर देता था। रिमेंबर दैट? हमने थेवेनिन्स मेथड पढ़ा था, जो पूरे सर्किट को एक इक्विवेलेंट बैटरी से कन्वर्ट कर देता था। तो यहाँ भी हम वही करने वाले हैं। जैसे ये कैपेसिटर यहाँ पे है, अगर इस कैपेसिटर के अक्रॉस में थेवेनिन्स मेथड लगाना चाहूँ, थेवेनिन्स सर्किट बनाना चाहूँ, तो ये क्या करेगा, इस पूरे सर्किट को, जो बचा हुआ सर्किट है ना ये वाला, इस पूरे सर्किट को एक इक्विवेलेंट बैटरी से, मतलब एक ऐसे सर्किट में इसको ये कन्वर्ट कर देगा। तो अब आपके पास क्या बिल्कुल सिंपल सा सर्किट बन गया, ये आर इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये ई इक्विवेलेंट हो जाएगा और सी। अब ये जो सर्किट बनता है नया वाला, ये आपने देखा हुआ सर्किट है, क्योंकि एक ही रेजिस्टेंस है, एक ही कैपेसिटर, एक ही बैटरी वहां पे लगी हुई है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसा कॉम्प्लेक्स सर्किट आएगा, हमें थेवेनिन्स मेथड यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। और यूज करने का तरीका बहुत आसान, हमने पहले भी डिस्कस किया है, फिर से एक बार देख लेते हैं। क्या करना है, कैपेसिटर के अक्रॉस, जहां पे हमें जिस कैपेसिटर के अक्रॉस हमें इक्विवेलेंट सर्किट निकालना है, उसके अक्रॉस आपने दोनों पॉइंट्स यहाँ पे मान लिया। तो ये पॉइंट्स हो गए आपके ए और बी, कैपेसिटर आपने यहाँ से हटा दिया। दूसरा, जितनी भी बैटरीज हैं उनको शॉर्ट सर्किट कर देना है। तो सारी बैटरीज को आपने शॉर्ट सर्किट कर दिया, यहाँ पे एक ही है तो इसको आपने शॉर्ट सर्किट कर दिया इस तरीके से। तीसरा, जो आपने दो पॉइंट्स मानने थे ए और बी, उसके अक्रॉस आपको नेट रेजिस्टेंस निकालना है। तो नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा, ध्यान से देख लेते हैं जल्दी से। यहां से यहां तक अगर देखा जाए तो ये 3R और ये 6R पैरेलल में है ना, पैरेलल में देख पा रहे हैं आप इसको आराम से। मान लीजिए 3R यहाँ बना देते हैं, उसको यहाँ से हटा दिया, तो 3R और 6R पैरेलल में है। कितना होता है ये, 2R। और उसके बाद ये जो 1R है ये इसके साथ सीरीज में है, तो R इक्विवेलेंट आया आपके पास 3R। अब एक बार अगर R इक्विवेलेंट मिल गया तो टाउ तो आपको बड़ी आसानी से मिल गया, टाउ हो जाएगा R इक्विवेलेंट इंटू C विच इज 3RC। बहुत आसान सा तरीका हो गया। के बाद टाउ आपको मिल गया R इक्विवेलेंट इंटू C विच इज 3RC। तो ये था थेवेनिन्स मेथड, बहुत यूजफुल है। अब सोचो, इसी में आपको अगर पूछा गया होता कि बताइए चार्ज कैसे वेरी करेगा कैपेसिटर पे, तो याद है आपको चार्जिंग में चार्ज कैसे वेरी करता था, Q इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई रेस्ट पावर माइनस टी बाय RC से। पक्की बात। अब आपको Q नॉट के लिए क्या चाहिए, Q नॉट के लिए चाहिए C इंटू ई, है ना। एंड व्हाट इज दिस E? ये E जो है वो इस A और B के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस है, जैसे हमने डीसी सर्किट में किया था, बिल्कुल वैसा ही। अब इस ए और बी के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो क्या किया जाए, बहुत आसान सा तरीका था, याद करो। हमने पूरा सर्किट बनाया था, एक बार फिर से बताता हूँ आपको यहाँ पे एक बार सॉल्व करके। इस तरीके से पूरा सर्किट बना था, ये 6R था, ये R था, ये 3R था और ये 10 वोल्ट्स था। अब हमें डिफरेंस चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक का। तो मुझे क्या करना चाहिए, अगर मैं यहाँ पे करंट निकाल लूं तो करंट निकालने के बाद मुझे यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मिल सकता है। पक्की बात, क्योंकि सोचो जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ और यहाँ भी होगा, क्योंकि इसमें तो करंट जीरो है। जब बीच वाले में करंट जीरो है तो वहां उस आर की वजह से कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आने वाला। मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होगा वही पॉइंट यहाँ भी होगा, जो यहाँ होगा वही यहाँ भी होगा, सेम यहाँ बीच में मिलेगा। तो अपने को 6R के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया तो वही अपना E हो जाएगा। और 6R के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का तरीका, उसमें अगर करंट मिल गई तो पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। तो करंट भी बहुत आसान है, कितना करंट जा रहा है टोटल, 10/9R। क्यों ऐसा, ये 3R और 6R सीरीज में है, फिर बीच वाले में तो कोई करंट है नहीं, उसे हटा दो, इसको तो हटा दो आप। तो करंट मिल गया, करंट मिलते ही ये आई आपको अगर मिल गया तो पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा आपको इसके अक्रॉस, विच इज I इंटू 6R। तो आपका E आ गया आपके पास 10/9R इंटू 6R, विच इज कितना आ गया ये आपके पास 20/3 वोल्ट्स। अब पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिल चुका, Q इक्वल टू C आपको मिल जाएगा, ये Q नॉट इक्वल टू C आपको मिल गया, ये आप यहाँ रख देंगे, आपका चार्ज का इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर बात। तो चार्ज की इक्वेशन फाइनल क्या लिखी जा सकती है, Q इक्वल टू Q नॉट है C इंटू E,
E is 20/3. 1 minus e raised to power minus t by tau. Tau अपने अभी फाइंड किया 3RC. ये आपकी आ गई इक्वेशन ऑफ द चार्ज. तो आप चाहें तो पूरे मेथड को यूज करें जो हमने पहले चार्जिंग की बात करी थी, जिसमें हमने KVL लिखा और देन इंटीग्रेशन किया, या आप चाहें तो थेवेनिन मेथड यूज करें और उससे आप इस तरीके से सॉल्व करें. मैं थेवेनिन मेथड आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ. बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत ही आसान मेथड है, यूज करना बहुत आसान रहता है. तो क्या करना है, सबसे पहले जिस कैपेसिटर के अक्रॉस अपने को या जिस कैपेसिटर पे अपने को चार्ज निकालना है उसको हमने हटा दिया, वहां पे हमने 2 पॉइंट्स बना लिए A और B. ठीक है. अब इस A और B के अक्रॉस अपने को R इक्विवेलेंट निकालना है और C इक्विवेलेंट, E इक्विवेलेंट निकालना है. ठीक है. R और E. R निकालने के लिए बैटरीज को आप शॉर्ट सर्किट कर दो, बैटरीज को हटा दो शॉर्ट सर्किट करके, सारे रेजिस्टेंस बचे, उन रेजिस्टेंस को देख लो R इक्विवेलेंट कितना आ रहा है. ठीक है. इस AB के अक्रॉस. देन फिर से सर्किट बनाओ, करंट फाइंड करो और पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करो अक्रॉस A एंड B. ये आपको देगा E. जैसा अभी हमने यहाँ पे किया, सर्किट बनाया, करंट फाइंड किया, वहां से हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला E के इक्वल टू 20/3. अब ये E और वो R यूज करके आप पूरी इक्वेशन लिख सकते हैं. तो E मिल गया तो आपको Q नॉट मिल जाएगा C इंटू E से. ऐसे ही अगर आपको R मिल गया तो आपको टाउ मिल जाएगा R इक्विवेलेंट इंटू C से, और उसके बाद सारी इक्वेशन आप लिख सकते हैं. क्लियर है? बहुत आसान मेथड है. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन आपके सामने है. क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से कि ये क्या कह रहा है. बोला गया द कैपेसिटर इन फिगर दिस हैज बीन चार्ज्ड टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V वोल्ट्स. ओके. अभी इसके पास ऑलरेडी चार्ज है CV, ऐसा इसने बोल रखा है. ऑलरेडी चार्ज कैपेसिटर था, इसको V वोल्ट से आपने चार्ज किया था, तो जब V वोल्ट से चार्ज करते हैं तो इस पे चार्ज आएगा CVN माइनस CV. तो ये ऑलरेडी चार्ज कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है जिसपे इनिशियल चार्ज है CV के बराबर. ठीक है. दोनों स्विच अभी ओपन है. जब स्विच ओपन है तो अभी कोई चार्जिंग या डिस्चार्जिंग नहीं हो रही, यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा. ठीक है. अब स्विच S1 इज क्लोज एट t इक्वल टू 0. तो टाइम 0 अपना कब शुरू हुआ? जब इस स्विच को क्लोज किया गया. जैसे इस स्विच को क्लोज किया तो देखो सर्किट कौन सा कंप्लीट हो गया? ये ऊपर वाला सर्किट कंप्लीट हो गया. ऊपर वाला सर्किट कंप्लीट होते ही ये एक कैपेसिटर है, एक रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है, तो क्या ये एक डिस्चार्जिंग वाला सर्किट बन रहा है? एक चार्ज्ड कैपेसिटर जब एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट हो जाता है तो क्या डिस्चार्जिंग सर्किट बनता है? यस. तो क्या होगा कि जैसे ही स्विच S1 क्लोज किया, यहां से डिस्चार्जिंग ऑफ दिस कैपेसिटर शुरू हो जाएगी. ठीक है भैया. एट t इक्वल टू R1C, एक टाइम बाद स्विच S1 इज ओपन. इस स्विच को ओपन कर दिया गया, मतलब डिस्चार्जिंग यहाँ पे रुक गई. कितने टाइम बाद? इस टाइम बाद. ठीक. और अब S2 को क्लोज कर दिया. अगर S2 को क्लोज कर दिया तो क्या अब ये पूरा सर्किट एक्टिव हो गया? यस. तो जैसे S2 को क्लोज किया, यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है, और बैटरी लगते ही अब ये जो कैपेसिटर है ये चार्जिंग मोड में आ जाएगा. इसके पास ऑलरेडी कुछ चार्ज है, ये बैटरी इसको फिर से चार्ज करने की कोशिश करेगी. मतलब अब ये केस कैसा हो जाएगा? चार्जिंग ऑफ अ चार्ज्ड कैपेसिटर, चार्जिंग ऑफ एन ऑलरेडी चार्ज्ड कैपेसिटर. तो यहाँ पे अपने को पूरा क्वेश्चन 2 स्टेप्स में करना है. पहला, अपने को ऊपर वाला सर्किट देखना पड़ेगा जो सिर्फ डिस्चार्जिंग कर रहा है. दूसरा, अपने को ये पूरा सर्किट देखना पड़ेगा जो ऑलरेडी चार्ज कैपेसिटर को चार्ज करना चाह रहा है. ठीक है. एक टाइम बाद आपसे चार्ज पूछा है कैपेसिटर पे, तो शुरू करते हैं. सबसे पहले अगर अपन लिखें तो डिस्चार्जिंग हो रही है. सर्किट कैसा बना हुआ है वो भी बना लेते हैं. सर्किट बनेगा कुछ ऐसा. ये स्विच S1 क्लोज था, यहाँ रेजिस्टेंस है R1. ऐसा अपने पास एक सर्किट बना हुआ है, और इस पे जो ऑलरेडी चार्ज था वो था Q नॉट. दिस Q नॉट इज गिवन एज CV. ये ऑलरेडी आपको चार्ज इस पे दे रखा है इनिशियल. अब जब ऑलरेडी चार्ज कैपेसिटर होता है तो उसको सॉल्व कैसे करते थे? याद करो. डिस्चार्जिंग के लिए, डिस्चार्जिंग में क्या आता था इक्वेशन? Q इक्वल टू Q नॉट e रेज़ टू पावर माइनस t बाय RC. ये आती थी इक्वेशन. ओके बात. अब यहाँ R क्या है? R1.
तो हम लिखेंगे कि इस पे जो Q चार्ज आएगा वो आएगा CV e रेज़ टू पावर माइनस T बाय R1C। ये इसकी इक्वेशन हो जाएगी। अच्छा, T भी आपको दे रखा है R1C के बराबर, मतलब इस टाइम बाद ये जो सर्किट था ये ओपन हो गया, मतलब जो डिस्चार्जिंग हुई वो बस इतने ही टाइम के लिए हुई। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि दिस Q1 जो T टाइम के बाद इस पर चार्ज रहेगा वो हो जाएगा CV e रेज़ टू पावर माइनस R1C बाय R1C। ये हो गया e की पावर माइनस 1, मतलब जो आपके पास चार्ज आएगा वो आएगा CV बाय E के बराबर। तो ये चार्ज कब आया आपके पास? इस T टाइम बाद, R1C टाइम बाद इस पे जो चार्ज बचेगा वो बचेगा CV बाय E के बराबर। पक्की बात? अब अपन चलते हैं सेकंड इसके सर्किट पे। अब क्या कह रहा है ये कि जो ऑलरेडी चार्ज कैपेसिटर है वो फिर से चार्ज होगा। ऑलरेडी चार्ज कैपेसिटर मतलब सर्किट बनेगा अब कुछ ऐसा कि ये कैपेसिटर है, यहाँ पे नीचे आपने बैटरी कनेक्ट कर रखी है ऐसी ई वाली, स्विच को क्लोज कर रखा है। यहाँ दो रेजिस्टेंस हैं, एक R1 और दूसरा R2, दोनों ही इसके सर्किट में काम आए। और इस पे अभी जो चार्ज है वो है Q1 और माइनस Q1। पक्की बात है? अभी इस पे कितना चार्ज बचा? Q1 चार्ज बचा। तो अब इस केस में ये इसके लिए इनिशियल चार्ज हो जाएगा। अब ये आपके पास सर्किट है। इस सर्किट को सॉल्व अभी हमने जस्ट किया था चार्जिंग ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर के केस में। क्या इक्वेशन बनी थी आपके पास? इंटीग्रल dq by ce minus q इक्वल टू इंटीग्रल माइनस dt by rc, माइनस नहीं, माइनस तो बाद में आएगा, dt by rc। ये इक्वेशन आपके पास बनी थी। अब यहाँ अगर ध्यान से देखें तो R की जगह मुझे क्या लिखना चाहिए? टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना है? R1 और R2 सीरीज में है, मतलब R1 प्लस R2, ये आपका टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है भाई, ये इक्वेशन तो आपको याद है ना? ये इक्वेशन हमने KVL से लिखी थी, एक बार देख लो जल्दी से। ये इक्वेशन आपको याद रख सकते हो, ये वाली इक्वेशन डायरेक्ट, इंटीग्रल dq डिवाइड बाय ce माइनस q इक्वल टू dt बाय rc। ठीक है, ये आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। ये सिंपल चार्जिंग में भी ये इक्वेशन आई थी आपके पास। अब उसके बाद आपको लिमिट्स रखनी है। लिमिट्स रख देते हैं जल्दी से। जब टाइम आपके पास है R1C के बराबर तो इस पे चार्ज कितना है? Q1। जब टाइम हो जाएगा यहाँ पे 2R1C प्लस R2C तो इस पे चार्ज हो जाएगा Q, और वो आपको फाइंड करना है। क्लियर है बात? देखो अपने लिमिट कहाँ से ली। ये सर्किट जो चार्जिंग बाय बैटरी शुरू हुआ ये इस R1C टाइम बाद शुरू हुआ, और कब तक चला? इस टाइम तक चला। ठीक है, दूसरी बात, इस पे इनिशियल चार्ज कितना था? Q1, जो पहले डिस्चार्जिंग होने के बाद बचा था, और अब फाइनल चार्ज अपने को Q फाइंड करना है। ये अपना टोटल लिमिट्स हो गई। क्लियर है बात? सॉल्व करते हैं जल्दी से इसे। तो क्या लिखेंगे? यहाँ से आएगा ln ऑफ CE माइनस Q इक्वल टू माइनस T बाय R1 प्लस R2 इंटू C। माइनस कहाँ से आया पता है ना? माइनस Q था यहाँ पे माइनस Q है तो इसका कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होता है, उसको मैंने उधर भेज दिया। लिमिट्स रखते हैं यहाँ पे Q1 से लेके Q तक, और यहाँ लिमिट्स आएंगी R1C से लेके 2R1C प्लस R2C तक। अब आसान सा सवाल है, अब आप इसे आगे सॉल्व करेंगे। मैं आपको इसका फाइनल आंसर, चलिए ठीक है सॉल्व कर ही लेते हैं इसको। रखेंगे ln ऑफ CE माइनस Q डिवाइड बाय CE माइनस Q1 इक्वल टू, ये जो -1 बाय R1 प्लस R2 इंटू C है ये बाहर आ गया, अंदर बचा आपके पास T। जब अपर लिमिट रखेंगे तो आएगा 2R1C प्लस R2C माइनस R1C। क्लियर है? सॉल्व करते हैं इसे, तो इधर आपको मिला ln ऑफ CE माइनस Q डिवाइडेड बाय CE माइनस Q1 इक्वल टू -1 बाय R1 प्लस R2 इंटू C। अंदर से आपके बचा, देखिए 2R1C और R1C कैंसिल हुआ तो बचा R1C प्लस R2C। ये दोनों चीजें आपके पास कैंसिल हो गई, नीचे भी R1C प्लस R2C है, ऊपर भी R1C प्लस R2C है, कैंसिल हो गया।
बचा यहाँ से -1, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ CE माइनस क्यू डिवाइडेड बाय CE माइनस Q1 इक्वल टू e रेज़ टू पावर -1, जिसको 1 बाई e भी लिख सकते हैं। यहाँ से आप इसे और सॉल्व करेंगे तो बचेगा CE माइनस क्यू इक्वल टू CE माइनस Q1 बाई e। यहाँ से आप Q अगर लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे CE माइनस Q1 बाई e। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, जहाँ पे Q1 आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, Q1 था CV बाई e के बराबर। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पे आएगा। तो क्वेश्चन अच्छा था, फिर से एक बार आपको जल्दी से रिवाइज कराता हूँ। क्वेश्चन में क्या किया हमने, सबसे पहले S1 को क्लोज किया और इस पे ऑलरेडी चार्ज था CV के बराबर। तो ये एक चार्ज कैपेसिटर है जिसको एक रेजिस्टेंस के थ्रू डिस्चार्ज किया जा रहा है। तो सबसे पहले हमने डिस्चार्जिंग की इक्वेशन लगाई और कितने टाइम तक डिस्चार्ज किया, R1C तक डिस्चार्ज किया। तो हमने इस पे फाइनल चार्ज निकाल लिया कि इतनी देर डिस्चार्ज होने के बाद इस पे कितना चार्ज बचेगा। ठीक है, यहाँ तक अपन पहुंच गए। अब इस स्विच को ओपन करके S2 को क्लोज कर दिया, मतलब सर्किट अब बन गया ये वाला पूरा। तो अब इस सर्किट के हिसाब से क्या हो गया कि इस पे ऑलरेडी चार्ज है Q1, एक बैटरी से आपने इसको कनेक्ट कर दिया, मतलब ये हो गया चार्जिंग ऑफ अ चार्ज्ड कैपेसिटर के हिसाब से। तो हमने फिर से सर्किट बनाया, इस पे चार्ज था ऑलरेडी Q1, कनेक्ट किया, टोटल रेजिस्टेंस है R1 प्लस R2। इक्वेशन हमने यूज करी dq बाई CE माइनस क्यू इक्वल टू dt बाई R1 प्लस R2 इंटू C। लिमिट्स लगानी है, तो इनिशियली ये टाइम कब शुरू हो रहा था, t इक्वल टू R1C पे टाइम शुरू हुआ। ठीक है, तो इनिशियली मतलब R1C इनिशियल टाइम हो गया, उस पर चार्ज था इसके पास Q1। फाइनल आपसे टाइम दिया गया है 2R1C प्लस R2C, तो ये हमने फाइनल टाइम लिखा। और इस टाइम पे मान लीजिए इस पे चार्ज है Q, जो Q हमें फाइंड करना है। बस उसके बाद आपने इंटीग्रेशन किया, लिमिट्स लगाई और इसे सॉल्व किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन और करते हैं। अब ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखिए जल्दी से। एक 30 नैनोफेरेड का कैपेसिटर है, नैनोफेरेड इंटू 10⁻⁹, ठीक है। इस चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस 1200 वोल्ट्स, ओके, ऑलरेडी चार्ज्ड है, एंड देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द चार्जिंग सर्किट। ठीक है, मतलब कुल मिला के आपको चार्ज कर लिया इसने। A resistor 2 किलो ओम is then connected across the capacitor। ठीक है भाई, चार्ज कैपेसिटर के साथ एक रेजिस्टर लगाया है, मतलब डिस्चार्जिंग होगी। ठीक है, पूछा गया मैक्सिमम करंट इन द रजिस्टर। ओके, करंट इन द रजिस्टर इज अ फंक्शन ऑफ टाइम with t0 instant when the resistor is connected across the charge capacitor। ठीक है, मतलब करंट पूछा है इन द सर्किट, डिस्चार्जिंग सर्किट। और तीसरी बात आपसे पूछी गई, चार्ज रिमेनिंग ऑन द कैपेसिटर एट 12 माइक्रोसेकंड्स। बहुत आसान सा सवाल है, डिस्चार्जिंग का सवाल है, सीधा सीधा देखो। ऑलरेडी चार्ज कैपेसिटर है, ठीक है, ये आपको सीधे रखा है 30 नैनोफेरेड, और आपको इनिशियल चार्ज इसने जो किया है 1200 वोल्ट से। तो इस पे जो मैं Q नॉट लिख सकता हूँ वो लिखूंगा CV के बराबर, विच इज 30 इंटू 10⁻⁹ मल्टीप्लाइड बाय 1200। ये आपके पास आएगा, देखो 3 0 से 3 0 कैंसिल, 36 माइक्रोकुलॉम ये इस पे चार्ज आएगा। ठीक है, अब ये होगा आपका इनिशियल चार्ज। अब इस सर्किट को आपने रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया, तो जब रेजिस्टेंस से कनेक्ट करते हैं तो ये डिस्चार्ज होगा। इस पे ऑलरेडी चार्ज है Q नॉट के बराबर, और रेजिस्टेंस आपने दे रखा है इसका 2 किलो ओम। अपने को पता है जब डिस्चार्जिंग होती है तो बनता है e⁻t/RC। ये होता है इसका डिस्चार्जिंग इक्वेशन। तो आपसे पूछा गया, मैं पहले C वाला सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि उसमें सीधा सीधा करंट पूछा गया है, सॉरी चार्ज पूछा गया है। तो चार्ज रिमेनिंग ऑन द कैपेसिटर एट 12 माइक्रोसेकंड्स, तो Q इक्वल टू Q नॉट। Q नॉट कितना है आपके पास, जल्दी से लिख लीजिए, 36 इंटू 10⁻⁶ इंटू e⁻t। टाइम आपको दे रखा है 12 माइक्रोसेकंड्स, तो 12 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय RC। RC अपन अलग से फाइंड कर लेते हैं ताकि यहाँ लिखना आसान हो जाए। R इंटू C हो जाएगा, R है 2 किलो ओम, 2 इंटू 10⁻3, C है आपके पास 30 नैनोफेरेड माइनस 9, ये आपके पास आएगा 60 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं -6। यहाँ से आपको चार्ज मिल जाएगा एट 12 माइक्रो सेकेंड्स। कितना आ जाएगा ये, तो 36 इंटू 10⁻⁶
और इसको अंदर अगर सॉल्व करें तो आता है e raised to power minus 1/5 which is divided by e raised to power 5. तो ये आपका चार्ज आ गया एट 12 माइक्रोसेकेंड्स. ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं. अगर अपने को पूछा गया करंट, ए और बी में आपसे पूछा गया है करंट, तो करंट कैसे निकालते हैं? अपने पास Q की इक्वेशन है और करंट होता है माइनस dq/dt. माइनस क्यों लगाए? क्योंकि डिस्चार्जिंग हो रहा है. तो डिफरेंशिएट कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा Q0/RC e raised to power minus t/RC. डिफरेंशिएट करना आता है ना? अब तो Q0 कांस्टेंट था, बाहर रह गया. e raised to power जो भी होता है उसका डिफरेंशिएशन सेम होता है, e raised to power minus t/RC. और जो ऊपर फैक्टर है उसका फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो आएगा -1/RC. बाहर माइनस था, एक -1/RC से वहां से आया, दोनों प्लस हो गए और RC ये डिवाइड में आ गया. ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि बताइए मैक्सिमम करंट इन द रजिस्टर. मैक्सिमम करंट कब होगी? जब t 0 होगा. तो t इक्वल टू 0 I इज मैक्सिमम, और कितना है वो? I मैक्स इज Q0/RC के बराबर. Q0 आपको पता है, RC आपको पता है, आप आंसर फाइंड यहाँ से कर सकते हैं. क्लियर है बात? सेकंड आपसे पूछा गया करंट इन द रजिस्टर इज अ फंक्शन ऑफ टाइम. ये तो अपन ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिस इज द करंट. ठीक है, दोनों आपके यहाँ से आंसर सॉल्व हो जाते हैं. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. तो ये क्वेश्चन आपके सामने है. क्या बोला गया इस क्वेश्चन में? दो प्लेट्स हैं कैपेसिटर की, कैपेसिटेंस इसका दे रखा है C. ठीक है, आर गिवन चार्जेस Q1 एंड Q2. यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या हो गई अब कि दोनों प्लेट्स को अलग अलग चार्ज दिया हुआ है, एक Q1 को है, एक Q2 है. ठीक है, दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस रजिस्टर R. ठीक है, कीज क्लोज t इक्वल टू 0, फाइंड चार्जेस ऑन द प्लेट्स आफ्टर टाइम t. कैपेसिटर है, चार्ज है, लेकिन डिफरेंट दोनों प्लेट्स पे डिफरेंट चार्जेस हैं. उसको एक रजिस्टर से कनेक्ट किया, मतलब डिस्चार्जिंग होगी, और डिस्चार्जिंग होगी तो पूछा है किसी टाइम t बाद दोनों प्लेट्स पे टोटल चार्ज बताइए. ये एक अच्छा क्वेश्चन है. यहाँ दो कॉन्सेप्ट यूज होते हैं. एक तो डिस्चार्जिंग वाला हो गई. उससे पहले याद करो जब हमने पढ़ा था क्या बोला था कि जब भी आपको कैपेसिटर ऐसे गए हों, प्लेट पे अलग अलग चार्जेस आते हों, इस पे चार्ज है Q1, इस पे चार्ज है Q2, तो हमें चार्ज को रीडिस्ट्रीब्यूट करना होता है और अंदर जो चार्ज आ रहा है वो हमें कंसिडर करना होता है. पक्की बात है? तो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते थे? तो चार्ज का एवरेज दोनों तरफ बाहर बाहर होता था, तो Q1 प्लस Q2/2 यहाँ, और ऐसे ही Q1 प्लस Q2/2 यहाँ. रिमेंबर, दोनों चार्जेस का एवरेज करके आप दोनों तरफ बाहर. अब जो चार्ज वो अंदर बचेगा, तो अंदर यहाँ के Q1 माइनस Q2 Q1 2. शायद यहाँ पे नेटवर्क में थोड़ी दिक्कत थी, आपको सुनने में शायद दिक्कत हुई होगी. फिर से बता देता हूँ, जब भी अलग अलग चार्जेस आपको प्लेट्स पे दिए होते हैं तो हमें चार्ज को रीडिस्ट्रीब्यूशन करना होता है. और वो कैसे करते हैं? एवरेज दोनों चार्जेस का दोनों आउटर पे देते हैं और बचे हुए चार्जेस यहाँ पे अंदर रहते हैं. तो यहाँ चार्ज कितना बचेगा? अगर इस तरफ देखा जाए तो चार्ज बचेगा Q1 माइनस Q1 प्लस Q2/2. तो आया Q1 माइनस Q2/2, और इधर इसका अपोजिट Q2 माइनस Q1/2. तो ये दोनों चार्जेस अपने को मिल गए, और अपने को पता है कौन सा चार्ज कंसिडर किया जाता है, इनर सरफेस वाला चार्ज. तो ये हम चार्ज कंसिडर करते हैं, ये अपना हो जाएगा Q0. तो बेसिकली जो आपका इनिशियल चार्ज है वो गिवन एज Q1 माइनस Q2/2. अब अपन इसको कर सकते हैं. अपने पास एक सर्किट है ऐसा जिसको अपने रेजिस्टेंस से इस पे नहीं नॉट और माइनस, ये अपना बन चुका है.